आपने अक्सर देखा होगा कि किसी को अगर ब्लड देना है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है, तो सबसे पहले व्यक्ति का ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, देने वाले का भी और लेने वाले का भी, ताकि इनकम्पैटिबिलिटी ना हो। ब्लड ग्रुपिंग आखिर किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है? हम कहते हैं ए पॉज़िटिव, बी पॉज़िटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉज़िटिव, तो ऐसा क्यों कहते हैं? इसको हम आज समझेंगे। ह्यूमन ब्लड सेल्स में हमारे खून में जो लाल रक्त कोशिकाएँ हैं, आरबीसीज़ हैं, उस पे 30 तरह के सरफेस एंटीजन होते हैं, जिसमें से कुछ खास 2 तरह के ए, सरफेस एंटीजन बी और आरएच टाइप का एंटीजन, इनके बेसिस पे ब्लड ग्रुप्स को 2 तरह का हम मानते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और 2 आरएच ब्लड ग्रुपिंग, ये 2 सिस्टम होते हैं ब्लड ग्रुपिंग के। ब्लड ग्रुपिंग सरफेस एंटीजन्स पे ही बेस्ड है। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ को डिस्कवर किया। उसके बाद डी कैस्ट्रोलोस्टिनी ने 1902 में डिस्कवर किया एबी ब्लड ग्रुप को, और लैंडस्टीनर एंड वीनर ने 1940 में डिस्कवर किया आरएच एंटीजन को। तो ये हिस्ट्री है, थोड़ा सा याद रखिएगा। एंटीजन और एंटीबॉडीज किसे कहते हैं ये भी पता होना चाहिए, इससे पहले कि हम आगे ब्लड ग्रुपिंग को समझें। एंटीजन ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस होता है, जैसे कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उससे जो टॉक्सिन्स निकल रहे हैं वो अगर शरीर में एंटर कर जाए, तो उसके रिस्पॉन्स में जो हमारे शरीर में उसके रिस्पॉन्स में जो इम्यूनिटी दिखती है, या जो इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं, वो एंटीजेंस हैं। उनके रिस्पॉन्स में क्या बनता है हमारे शरीर में? एंटीबॉडीज़ बनती है। तो एंटीबॉडीज़ वे प्रोटीन्स हैं जो एंटीजन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं। सो प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन इज एंटीबॉडी। अब इन एंटीजन और एंटीबॉडी के बेसिस पे ही ब्लड ग्रुपिंग है। सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को समझते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग हमारा होता है 2 एंटीजन और 2 एंटीबॉडी के बेसिस पे। एंटीजन ए, एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ये आर जो एंटीजन्स हैं वो आरबीसी के सरफेस पे होते हैं, रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे प्रेज़ेंट होते हैं, और जो एंटीबॉडी है वो उसकी प्लाज़्मा में होते हैं। खून के प्लाज़्मा में ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो होती है, ठीक है? एंटीजन एंटीबॉडी ए से रिएक्ट करेगा, एंटीजन बी एंटीबॉडी बी से रिएक्ट करेगा। और 2 चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान में रखना है। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ को कहेंगे और यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप एबी को कहेंगे। क्यों कहेंगे ये हम आगे समझते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं, जो डोनर की कंपैटिबिलिटी है ब्लड ग्रुप के बेसिस पे, वो कैसी-कैसी होगी, कौन किसको खून दे सकता है, कौन किससे खून ले सकता है। सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए को समझते हैं। ब्लड ग्रुप ए में रहेगा एंटीजन, आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए प्रेज़ेंट रहेगा, और एंटीबॉडी उसके प्लाज़्मा में रहेगा एंटीबॉडी बी, ठीक है? और डोनर ग्रुप देखें तो मतलब किससे वो व्यक्ति खून ले सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ए है। तो ऐसा व्यक्ति केवल ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ओ से ही खून ले सकता है। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ में आपका एंटीजन नहीं होता। एंटीजन नहीं होता तो ये इससे एंटीबॉडीज़ बाइंड ही नहीं कर सकती। इसलिए ब्लड ग्रुप ओ ले सकते हैं और ब्लड ग्रुप ए ले सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ब्लड ग्रुप ए वाले के पास एंटीबॉडी भी होगी, और एंटीबॉडी भी एंटीजन ए से रिएक्ट नहीं करता। एंटीजन ए केवल एंटीबॉडी बी से ही रिएक्ट करे एंटीबॉडी ए से ही रिएक्ट करेगा, बी वाला बी से रिएक्ट करेगा। ओ वाले के पास तो एंटीजन है ही नहीं, तो वो रिएक्ट करेगा ही नहीं, ठीक है? इसीलिए दोनों से ले सकते हैं। और रिसिपिएंट ग्रुप यानी किसको ब्लड दिया जा सकता है? वो व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो किसको खून दे सकता है? ब्लड ग्रुप ए को और ब्लड ग्रुप एबी को। एबी को क्यों दे सकता है? क्योंकि एबी के पास एंटीजन तो है, लेकिन उसके पास एंटीबॉडी नहीं है। तो एबी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अगर आप एंटीजन ए वाला व्यक्ति यानी ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति खून देगा भी, तो उसके पास रिएक्ट करने के लिए एंटीबॉडीज़ ही नहीं है। इसलिए आसानी से वो डोनर कंपैटिबिलिटी मिल जाएगी। इसलिए ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति ब्लड ग्रुप ए और एबी को खून दे सकता है। उसके बाद ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है उसके आरबीसी के सरफेस पे सरफेस एंटीजन रहेगा एंटीजन बी, और उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी रहेगी एंटीबॉडी ए। तो ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते, है ना? डोनर ग्रुप कहें तो किससे खून ले सकता है? ब्लड ग्रुप ए बी वाले से ही खून ले सकता है, और ब्लड ग्रुप ओ वाले से ले सकता है। ओ को इसीलिए हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ के पास एंटीजन होता ही नहीं, तो वो किसी को भी खून दे सकता है। उसके पास एंटीबॉडीज़ तो होती है, पर एंटीजन नहीं होता। और ये कैन गिव ब्लड टू, मतलब किसको खून दे सकता है? ब्लड ग्रुप बी को और ब्लड ग्रुप ए बी को।
इसीलिए ब्लड ग्रुप AB को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। ब्लड ग्रुप AB की बात करें तो ब्लड ग्रुप A में एंटीजेन्स होते हैं, दोनों एंटीजन प्रेज़ेंट होंगे। आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन A भी है और B भी है, लेकिन एंटीबॉडीज़ नहीं है। इसलिए अगर ये किसी से भी खून लेगा, तो आसानी से ले सकता है क्योंकि एंटीबॉडीज़ रिएक्ट करने के लिए तो है ही नहीं। डोनर ग्रुप की बात करें तो ये किससे खून ले सकता है? ब्लड ग्रुप ए से, बी से, एबी से और ओ से, सबसे खून ले सकता है ब्लड ग्रुप। इसीलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट, मतलब किसी भी ब्लड ग्रुप से खून ले सकता है। रिसिपिएंट ग्रुप इसका इसका रहेगा AB। ठीक, AB वाला केवल AB को ही खून दे सकता है, ठीक है? खून वो AB को ही दे सकता है, लेकिन ये खून सबसे ले सकता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ब्लड ग्रुप O वाला किसी से भी इसके सरफेस पे चूँकि एंटीजन्स तो नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी दोनों हैं, तो ये किसी दूसरे ब्लड ग्रुप से नहीं ले सकता। जैसे A वाले से ले लेगा तो इसके पास एंटीबॉडी A है, एंटीजन A एंटीबॉडी A से रिएक्ट कर जाएगा, B वाले से लेगा तो भी रिएक्ट कर जाएगा, तो दोनों ही कंपैटिबल नहीं है। AB वाले से भी लेगा तो उसके पास तो दोनों सरफेस एंटीजन है, तो वो भी तुरंत कोagulation हो जाएगा। इसलिए ब्लड ग्रुप O वाला व्यक्ति केवल ब्लड ग्रुप O से ही खून ले सकता है। और किसको खून दे सकता है? सबको दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास सरफेस एंटीजन नहीं है। तो ये रही आपकी ब्लड ग्रुप्स एंड डोनर कंपैटिबिलिटी। ध्यान में रखिएगा, ब्लड ग्रुप AB को कहते हैं हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट और ब्लड ग्रुप O का कहते हैं हम यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, उसके बाद RH ग्रुपिंग देखते हैं। RH ग्रुपिंग को भी इसी वीडियो में बता देती हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है। RH ग्रुपिंग एक दूसरी तरह का हम कहते हैं ना O पॉजिटिव, B पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव किस बेसिस पे कहते हैं? ये कहते हैं हम RH फैक्टर की प्रेजेंस और एब्सेंस पे। जैसे सरफेस एंटीजन A है, B है, वैसे ही एक तरह का एंटीजन हमें मिला जिसको कहते हैं हम रीसस फैक्टर। रीसस फैक्टर क्यों? क्योंकि ये एक तरह की मंकी, रीसस मंकी में सबसे पहले देखा गया था उसके खून में, इसलिए इसका नाम रख दिया गया रीसस फैक्टर। अगर रीसस फैक्टर प्रेजेंट है खून में तो हम उसको कहेंगे RH पॉजिटिव, अगर नहीं प्रेजेंट है तो हम उसको कहेंगे RH नेगेटिव। लगभग 80% जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका जो ब्लड ग्रुप रहेगा वो RH पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब 80% लोगों के पास रीसस फैक्टर होता है और जिनके पास नहीं होता वो रेयर केस है, उनको हम नेगेटिव लेते हैं। जैसे O नेगेटिव एक बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है, जबकि O पॉजिटिव एक कॉमन ब्लड ग्रुप है। नेगेटिव वाले लोगों का खून मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए, RH एंटीबॉडीज हमारे शरीर में नेचुरली नहीं होती, सो RH नेगेटिव पर्सन RH पॉजिटिव ब्लड ले सकता है एक बार, क्योंकि जैसे ही वो RH पॉजिटिव ब्लड लेगा तो RH एंटीजन के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर दूसरी बार वो RH नेगेटिव पर्सन से ब्लड लेता है तो ब्लड कोagulation हो जाएगा तुरंत। इसलिए RH नेगेटिव पर्सन केवल एक बार ही RH पॉजिटिव पर्सन से खून ले सकता है, ठीक है? अगर दूसरी बार RH नेगेटिव वाला पर्सन खून लेने की कोशिश करता है RH पॉजिटिव वाले से तो तुरंत कोagulation हो जाएगा। इसीलिए हमेशा चेक करना ज़रूरी है। एग्लूटिनेशन के खतरे से बचने के लिए ब्लड लेने से पहले, देने से पहले चेक करना ज़रूरी है। RH ग्रुप को भी चेक करना ज़रूरी है एबीओ ग्रुपिंग के साथ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में, क्योंकि एक केस होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटिलिस। ये खैर प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, पर किसी भी जनरल केस में आपको RH ग्रुपिंग मैच कराना ज़रूरी है। पर्सन का ब्लड RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव, ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप खून लेते हैं, देते हैं, आपको चेक करना चाहिए, ठीक है? पता होना चाहिए ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना ज़रूरी है, नहीं तो एक ही बार में इंसान की जान जा सकती है ब्लड कोagulation की वजह से, ठीक है? तो एक खास केस होता है RH इनकम्पैटिबिलिटी का, जिसको हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटिलिस। ये आपको देखने को मिलता है, मदर का जो ब्लड रहेगा वो RH नेगेटिव ब्लड रहेगा और जो बच्चा है, प्रेग्नेंट मदर का ब्लड है RH नेगेटिव और बच्चा है जो पेट में पल रहा है उसका ब्लड ग्रुप रहेगा RH पॉजिटिव। तो इस केस में क्या होगा कि बच्चा जब पैदा होगा, शुरू में तो ठीक है, प्लेसेंटा से सेपरेट रहेगा, तो पहली प्रेगनेंसी में कोई खतरा नहीं है, आराम से बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी, बच्चे को कुछ नहीं होगा। लेकिन जब बच्चे की डिलीवरी होती रहती है तो थोड़ा-सा ब्लड जो है बच्चे का वो माँ के ब्लड में से थोड़ा मिक्स हो जाता है। उस टाइम पे क्या होगा कि माँ के ब्लड को थोड़ा-सा RH पॉजिटिव ब्लड मिल गया, तो अब उसके लिए चूँकि RH एंटीजन्स मिल गए, माँ के ब्लड में थोड़े से घुल गए, तो उस एंटीजन के लिए हमारी बॉडी क्या करेगी, तुरंत RH एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी।
RH एंटीजन के लिए तुरंत एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगी और जब वो महिला दूसरी बार प्रेग्नेंट होगी, तो क्या होगा, दूसरी बार उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ दौड़ रही होगी और वो जो बच्चा जैसे ही पेट में डेवलप करना शुरू होगा, बच्चे को दूसरे केस में क्या हो जाएगा, उसका पूरा ब्लड डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। क्योंकि बच्चा जो है RH पॉजिटिव है, अगेन फीटस RH पॉजिटिव रहेगा और मदर जो है RH नेगेटिव ही है, उसके शरीर में RH एंटीबॉडीज बन चुकी है, तो वो फीटल आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए इसको कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटिलिस, जिससे बच्चे को, फीटस को जॉन्डिस हो जाएगा और डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है। इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है कि जैसे ही फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, जैसे ही डिलीवरी होती है बच्चे की पहली वाली, तुरंत उसको उसकी माँ को एडमिनिस्टर किया जाना चाहिए एंटी-RH एंटीबॉडीज़, मतलब माँ के शरीर में जो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो गया है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटी-RH एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट कर दिया जाए माँ को इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी, तो सेकंड प्रेगनेंसी में कोई इश्यू नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटिलिस, जो कि RH फैक्टर का केस है, RH इनकम्पैटिबिलिटी का केस है। इस तरह से ब्लड ग्रुपिंग हम कंप्लीट करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड वेल। Thank you so much. Have a good day.